हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है जो आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझेंगे कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, जो राष्ट्र के प्रति जो एक तरह से कहते हैं ना कि राष्ट्र निर्माण की जो भावना लोगों में आई, ठीक है, तो वो भावना कैसे बढ़ी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो नेशनलिज्म था यूरोप का, ये एक दिन में नहीं आया कि जो है शाम को सोए और सुबह उठे तो राष्ट्रवाद की भावना ऐसे ही सब कुछ ठीक मिला, ऐसा नहीं था। जो ये चेंजेस थे ये बहुत सारी परिस्थितियों को मिलाकर होने वाले धीरे धीरे परिवर्तन थे, ठीक है, जिनसे जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में आया। क्लियर? सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो सबसे पहले दिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो ये यूरोप में नेशनलिज्म नामक एक जो ट्री है, इसका जो बीज है वो कहाँ से आया, तो इसका जो सीड है वो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसने यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज जो है वो बोए थे और बाद में जो है क्या मिला, जो नेशनलिज्म है यूरोप में वो हुआ, ठीक है, यानी फ्रूट भी बाद में उसको मिले। अब यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 का, उसके बाद नेपोलियन जो कि एक राजदूत बनकर आए थे, ठीक है, और उन्होंने धीरे धीरे एक जो है पूरा अधिकार उसका हो गया। क्लियर? तो यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है एक डेमोक्रेटिज्म शुरू हो गया था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड तक 1815 या आप कह सकते हो 1814-15 एंड तक जाते जाते धीरे धीरे जो है एक तरह से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे बन गया, क्योंकि पावर जो है वो एक तरह से सीमित होकर ही रह गई, लोगों के हाथों में पूरी तरह से पावर जो है वो नहीं आई। 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड जो है उनको लागू किया, ठीक है। 1804 के जो ये सिविल कोड थे ये आप कह सकते हो अपने आप में नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, एक छोटा सा संविधान था जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता था और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेपोलियन वॉर हुए और जो फ्रांस है वो एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया और उसके बाद जो है वियना कॉन्फ्रेंस हुई 1815 में, ठीक है, यानी जो इस सितंबर 1814 से ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी और जून 1815 तक ये कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में जो अलग अलग कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, तो ये सारे कंट्रीज़ जो है इनकी एक तरह से ये बैठक थी जिसका अध्यक्ष जो है कौन था, मेटरनिक था। क्लियर? और उन्होंने इस जो वियना कॉन्फ्रेंस थी इसमें फ्रांस की जो कंडीशन है उसको सुधारने के काफ़ी कुछ जो है उन्होंने प्रयास किए और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, उसको एक तरह से बहाल कर दिया। क्लियर? बुर्जो जो आप कह सकते हो जो बुर्बो राजवंश था उसको जो है मोनार्की सिस्टम बुर्बो उनको सबसे पहले इन्होंने एक तरह से पावर में ले आए। क्लियर? यानी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ डेमोक्रेटिज्म के लिए और फिर से हुआ भी डेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन फिर जो है दोबारा से मोनार्की सिस्टम हो गया, फिर दोबारा से डेमोक्रेटिक होगा, तो ये जो है इस तरह से पूरा चेंजेस आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद देखिए अगला क्या आया, रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स। जो लिबरल्स थे उनके द्वारा भी अपने विचार दिए गए, उनके द्वारा भी लोगों को जो है एक तरह से आइडियोलॉजी प्रोवाइड की गई 1848 में, जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद जो जर्मनी है उसका एकीकरण हुआ, जो अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे वो जो सब जो है मिलकर एक जर्मनी बना, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज के बेस पे था 1866 से 1871। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो छोटे छोटे 7 प्रांतों में बटा हुआ था उसका भी धीरे धीरे क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया 1859 टू 1861, ठीक है। क्लियर? उसके बाद देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity नेशनलिज्म अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही एक तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, उन्होंने
लोगों के मन में एक तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशनलिज्म क्या होता है, एक देश होता है उसके प्रति जो भावना होती है वो होता है नेशनलिज्म। तो लोगों ने उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकलकेट किया लोगों के अंदर, ठीक है। यानी पहले जो लोग थे वो एक मोनार्की सिस्टम था, एक राजा है, उस राजा के प्रति सम्मान रखना है, वो जो कहे वो काम करना है। तो ये जो भावना थी लोगों में वो थी। अब राजा बदला तो भावनाएं बदली, उसके अनुसार अब करना है। यानी जो लोग हैं वो राजा के प्रति जो है जवाबदेह थे। अब जब यहाँ पे एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म आ जाती है, और वो जो नेशनलिज्म है वो देश के प्रति होगी, यानी देशभक्ति की भावना है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो सरकार है वो बदलती रहती है, लेकिन हमारे अंदर क्या सरकार के प्रति भावना होती है? नहीं होती। हमारे अंदर देश के प्रति भावना होती है, तो वो था नेशनलिज्म। Now, later, Napoleon introduced revolutionary reform in the administrative field, which is known as Civil Code of 1804. बाद में नेपोलियन के द्वारा कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है। प्रशासनिक जो प्रशासन के कार्य होते हैं उसमें जो है एक रिफॉर्म किया गया, एंड दीज आर नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804, एंड दैट इज़ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं नेपोलियन का। नेक्स्ट देखिए, फर्दर द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी धीरे धीरे जो आइडियोलॉजी थी लिबरल्स की वो पूरी तरह से फैल गई। अब यहाँ पे आपको दिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रही। सो दैट एज द रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया यूरोप में। आइडियल्स लाइक इक्वलिटी, लिबरलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो जो इक्वलिटी है, लिबर्टी है, और जो आपस में बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, वो आइडियाज़ थे। ए न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग, ठीक है। न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग यानी एक जो नेशन का, राष्ट्र का जो एक फ्लैग था वो वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। फ्लैग का मतलब, फ्लैग जो है वो अब एक मोनार्की सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, फ्लैग अब एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को एस्टेब्लिशमेंट किया गया। क्लियर, नेशनल असेंबली जो है यानी इसमें दूर दूर से लोग जो है पार्टिसिपेट करने आते थे, तो इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क रहा। एबोलिश्ड इंटरनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो जो इंटरनल एक्सटर्नल जो आप कह सकते हो इम्पोर्ट था उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो हटा दिए गए, और वेट और मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है, मापतोल का सिस्टम, वो बना दिया गया। आफ्टर दैट फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और नेशन की जो फ्रेंच है वो एक कॉमन लैंग्वेज कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, सिविल कोड ऑफ 1804 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ के बेस पे जो लोगों को राइट दिए जाते थे वो सारे राइट ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिविल कोड, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। लॉ के सामने सब इक्वल थे, इक्वलिटी की गई। प्रॉपर्टी पे जिसकी जो प्रॉपर्टी थी उसका राइट उसके लिए सिक्योर कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न वर सिंप्लीफाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन्स थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, जो किसान थे उनके ऊपर जो कर लगाए जाते थे वो हटा दिए गए। नेक्स्ट है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन्स के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, वो एक तरह से सारी जो है क्या कर दी गई, हटा दी गई। तो ये सिविल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे। अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज़ की। तो लिबरल नेशनलिज्म में देखिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो मोनार्की सिस्टम था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, वो ख़त्म होना चाहिए, ये लिबरल नेशनलिज्म था। यानी जो लिबरल जो लोग थे, उदारवादी जो लोग थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी जो है, और किस तरह से उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो उनका मानना था कि गवर्नमेंट कंसेंट यानी लोगों की कंसेंट से बननी चाहिए। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है एंड ऑफ प्रिविलेजेस।
जो प्रिविलेजेस यानी जो लोगों को एक तरह से बर्थ राइट दिए जाते हैं वो सब खत्म होने चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब जो है इक्वल होने चाहिए। द राइट टू वोट बट नॉट फॉर एवरीवन, सभी को वोट का अधिकार मिले लेकिन सबको नहीं, उसमें सबको नहीं इंक्लूड किया गया, उसमें जो लेडीज़ थे उनको छोड़ दिया गया और जो गरीब लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया, यानी जो एक तरह से प्रतिष्ठित लोग थे, ठीक है, अमीर लोग थे, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा उनकी सोच थी। फ्री मार्केट होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्सेस, जो टैक्सेस हैं वो उनको हटा देना चाहिए स्टेट से। तो ये सारे लिबरल नेशनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक थी। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो काफ़ी इजी हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो यहाँ से आप करेंगे सिविल कोड ऑफ 1804 की कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। काफ़ी इजी जो है ये आपको दिए गया है, बहुत ही आसान तरीके से, कहीं और से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यही पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। किस तरह से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक तरह से बढ़ावा दिया। तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये वाला हो जाएगा जो हम समझ चुके हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, फ्रेंच फ्लैग दिया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो टैक्स हैं उनसे हटाया गया, कॉमन लैंग्वेज की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। थर्ड है मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के फीचर्स लिखने हैं, तो ये सारे कंसेंट होना चाहिए, रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म, एंड ऑफ प्रिविलेजेस, इक्वलिटी होनी चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, फ्री मार्केट, एबोलिशन ऑफ स्टेट ऑफ इम्पोज टैक्स। तो ये सब जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने पॉइंट्स आप चाहो उतने लिख के लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्प्रेस यू द मोस्ट एंड वाई। कौन सा आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है और क्यों। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वल डेवलपमेंट। तो ये जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम है, इनसे सबसे ज़्यादा हम जो है इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक कंट्री का और सबकी इक्वल डेवलपमेंट का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।